सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों सभी को नमस्कार। आप फिर से नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं। हमारे पास एक और एपिसोड है फ्योडर के साथ वेबिनार। हम काफ़ी समय से यहाँ नहीं आए हैं और काफ़ी समय से आप सभी के साथ नहीं मिले हैं, और आज हम आपको कुछ नई खबरें साझा करेंगे। हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से नहीं मिले, पिछला वेबिनार छोड़ दिया था ऐसा लगता है। हाँ, उस समय हमारे पास अफ्रीका से निवेशकों का आना हुआ था। हाँ, जिल विभर आए थे, वे साइट पर गए थे। हमने उन्हें और अन्य विदेशियों को विस्तार से समझाया कि एयरशिप्स कैसे उड़ता है। और ऐसा लगता है जैसे सच में 1 महीना हो गया, जैसे हम 1 महीने से ऑन एयर नहीं थे थोड़ा सा। हाँ, अब याद करना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ। माफ़ कीजिए, आज भी सब कुछ एक्सप्रॉम्प्ट है, वैसे ही जैसे हमेशा होता है। तो शायद हम सबसे ताज़ा और दिलचस्प चीज़ से शुरू करें। नहीं, चलो सबसे ताज़ा और दिलचस्प चीज़ को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग पहले आधे घंटे में जुड़ते हैं। मैं तो कुल मिलाकर यह याद करना चाहूँगा कि पिछले वेबिनार के बाद आखिरकार क्या क्या हुआ। हमने वहाँ थोड़ा विस्तार से किस बारे में बात की थी, और उस समय से अब तक क्या क्या हुआ। जिल के अलावा हमारे पास कोई और नहीं आया था। हमारे यहाँ निवेशकों के नियमित दौरे होते हैं। हम हर शुक्रवार को ये आयोजन करते थे। कितने बार हो चुके हैं? शायद 4 या 5। 4 या 5 बार ही तो हुए हैं। दोस्तों, हमने निवेशकों और सभी इच्छुक लोगों के लिए प्रस्तुतियाँ आयोजित की थी। हो सकता है आप भी वहाँ थे। अगर आप नहीं थे तो थोड़े से अंतराल के बाद आप फिर से वहाँ आ सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोगों को समूहों में हवाई अड्डे पर ले जाते थे, दिखाते थे कि एयरशिप्स कैसे उड़ता है, कैसे फ्लूक करता है, और सभी सवालों के जवाब देते थे। यह हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद था। ये उन कई लोगों के लिए भी एक रोमांचक यात्रा थी जो वहाँ मेहमान के रूप में गए थे। कुछ मज़ेदार पल भी थे, जैसे कि टिप्पणियाँ। मेहमान अक्सर कहते थे, वाह ये असली है, ये बड़ा है, और ये छोटी सी खिलौना जैसी गाड़ी है। असल में हाँ, जब हम खुद लगभग रोज़ाना इसकी उड़ानें देखते हैं तो हमारी नज़रें इसकी आदत सी हो जाती हैं। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति या लोगों का समूह या बच्चे लेकर आते हैं और इस सब को देखते हैं, उनकी उत्साहित नज़रें वाकई में गहराई से प्रेरित करती हैं। कई लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि असल में जब इसे सामने से देखते हैं तो ये काफ़ी सक्रिय और फुर्तीला लगता है, जबकि वीडियो में यह कम सक्रिय दिखता है, कह सकते हैं। हाँ, ये पूरी तरह संभव है। अभी हाल ही में जब तेज़ हवा थी तो वह बहुत ही फुर्तीला हो गया था। सच कहूँ तो मैं खुद भी हैरान रह गया, और सच में ऑपरेटर के कौशल और सभी एल्गोरिदम भी धीरे धीरे निखरते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं। और उदाहरण के लिए, अब जब दीमा मैनुअल मोड में उड़ाता है तो वह उन नियंत्रण की बुनियादी बातों को समझता है जिन्हें पहले डिज़ाइनरों ने उसे समझाने की कोशिश की थी। ये कि हवा से लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो जैसे दीमा कहता है, हम हवा के साथ सर्फिंग करते हैं, और सच में ये सब बहुत ही गतिशील दिखता है। इसके अलावा 7 अगस्त 1 साल हुआ। मुझे याद नहीं पिछला वेबिनार कब था हमारे साथ। मुझे लगता है हमारे पास लगभग वही वेबिनार था जो असल में इस बात के लिए समर्पित था कि 1 साल हो गया है, क्या बीता, क्या हुआ। हाँ, मैंने ही नतीजे निकाले थे। ठीक 7 अगस्त से पहले उस समय एक वेबिनार व्याख्यान था।
और 7 तारीख को हमारे लिए प्रतीकात्मक रूप से यह था कि पहली बार औपचारिक रूप से निवेशकों और साझेदारों का आगमन हुआ था और हमने इसी तारीख के साथ इसे जोड़ा था। जी हाँ, सच में ऐसा हुआ था। खैर, अगर नोवा 01 के परीक्षणों की बात करें तो पहले चरण के परीक्षण पूरे हो गए हैं, सारी प्रणालियाँ काम कर रही हैं। ये आप हमारे हाल के पोस्ट से जान सकते थे अगर आपने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो मैं याद दिला सकता हूँ। हमारी संपूर्ण ऑनबोर्ड नियंत्रण प्रणाली अब बिना किसी रुकावट के काम कर रही है। सब कुछ ठीक है। सभी प्रणालियों पर निर्धारित घंटों की उड़ान सामान्य है। कुछ भी बंद नहीं होता, न ही ज़्यादा गर्म होता है और न ही सुरक्षा मोड में जाता है। एयरशिप्स ज़मीन से दी गई सभी कमांड्स के अनुसार पूरी तरह से और सही ढंग से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हम इसे दूरस्थ रूप से भी चालू और बंद करते हैं जब हम ऑफिस में होते हैं और यह हैंगर में होता है। सभी वीडियो कैमरे, सभी डेटा, सब कुछ सुरक्षित रूप से पैक होकर सर्वर पर पहुंचता है और ये सभी पैकेट बिना किसी गलती के पूरी तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। नियंत्रण प्रणाली काम कर रही है एल्गोरिदम ऑटो पायलट यानी स्वचालित मोड में नियंत्रण सभी ऑनबोर्ड सिस्टम्स के साथ अब पूरी तरह से और अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। नलाशिंद्रुफी ऑफिस से दूरस्थ पायलटिंग भी पूरी तरह से सेटअप हो चुकी है। सब कुछ काम कर रहा है। ये जो सीधे सीधे भारी भरकम मैकेनिकल परीक्षण होते हैं या जैसे भी कहें वो भी हो चुके हैं। उदाहरण के लिए वही फ्ल्यूगिरोवानी घुमावदार परीक्षण, निचले मूरिंग पॉइंट के चारों ओर फ्ल्यूगिरोवानी। सभी एयरशिप्स आमतौर पर नाक की ओर फ्ल्यूगिरोवानी करते हैं, लगभग हर मामले में। निचले मूरिंग पॉइंट के चारों ओर फ्ल्यूगिरोवानी ये एक अतिरिक्त चुनौती वाली समस्या है क्योंकि इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है। अगर हम नाक से पकड़ते हैं, एयरशिप को घुमाते हैं, हवा चलती है तो वह आसानी से एक वेदर वैन की तरह घूम जाता है। अगर हम नीचे से पकड़ते हैं, हवा साइड से चलती है तो इसमें मोड़ने वाला बल भी आ जाता है, एयरशिप पलटने की कोशिश करता है। लीवर छोटा होता है। यहाँ बस एक अतिरिक्त लीवर आर्म बन जाता है जो तब नहीं होता जब तुम्हारा माउंटिंग पॉइंट एक्स पर होता है। यहाँ वह नीचे है और कुल मिलाकर मोड़ने वाले बल बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉक पर बहुत लोड आता है, इसलिए लैंडिंग गियर मजबूत बनाना पड़ता है। इसी वजह से वह इतना चौड़ा होता है और मूलभूत स्कीम भी ठीक नोवा 01 की अभी अच्छी तरह से काम कर रही है। हमने उसे स्थापित किया था। वीडियो में आपने देखा या नहीं, मुझे लगता है कि इस सिस्टम पर कोई वाकई अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो नहीं बनाया या अपलोड किया गया है। वहाँ ज़मीन से लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर करीब 3.5 सेंटीमीटर मोटा एक डंडा ऊपर की ओर निकला हुआ है जिसके ऊपर एक मोटी सी डिस्क लगी है और वहाँ एक ताला है जैसे एक कांटा जिसमें एक उपकरण लगा है जो उस डंडे को पकड़ लेता है। वह अपने आप बंद हो जाता है बस और उसे मजबूती से पकड़ लेता है। इसके बाद आप उसे या तो मैनुअल मोड में अलग कर सकते हैं या फिर एक सर्वो मोटर से खींच सकते हैं। वह खुल जाएगा और वह चला जाएगा। कुल मिलाकर यही ताला उस डंडे को पकड़ता था और हम विभिन्न हवा की परिस्थितियों में फ्ल्यूगिरोवानी घुमाव की जाँच कर रहे थे। यही चीज़ बहुत ज़रूरी थी, जांचना आवश्यक था। वहाँ न्यूनतम हवा की गति थी जिस पर वह फ्ल्यूगिरोवानी शुरू करता है, अधिकतम गति जिसके ऊपर यह करना मना है, और ये जांचना भी ज़रूरी था। सावधानीपूर्वक मिलान करना था। मान लीजिए एयरशिप एक निश्चित कोण पर खड़ा है, हवा एक निश्चित गति से चल रही है और उसकी घूमने की रेडियल गति कितनी है। वहाँ इस निचले बिंदु के चारों ओर कौन कौन से लॉर्ड्स आते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी था ताकि एयरशिप्स नोवा 2 के लैंडिंग गियर की स्टैंड और उसके मूरिंग लॉक का आगे डिज़ाइन किया जा सके। सबसे पहले बिल्कुल भी फ्ल्यूगिरोवानी नहीं होगी, कुछ भी टूटेगा नहीं। सारे फिक्सिंग्स, लैंडिंग गियर की स्टैंड वगैरह सब कुछ खास तौर पर कहें तो कुछ अधिक सरल और हल्का बनाया गया था। कुल मिलाकर वहाँ एक गणना की गई स्थिति है जब वह निश्चित रूप से टूट जाएगी, मान लीजिए, और अगर लोड गणना से ज़्यादा होता तो हमारे स्ट्रक्चरल फ्रेम का कोई ना कोई हिस्सा टूट जाता, जैसे कि मान लीजिए रिवेट्स खुल जाते। हम समझते थे कि उदाहरण के लिए लॉर्ड्स गणना से ज़्यादा हो सकते हैं। फ्ल्यूगिरोवानी के दौरान ऐसा नहीं हुआ और यह अच्छी बात है। तो अब ठीक इसी पल के बाद हमने एयरशिप्स न्यू 2 के लैंडिंग गियर स्ट्रट और उसके मूरिंग लॉक के डिज़ाइन पर काम जारी रखा है। और हाँ, वह फ्ल्यूगिरोवानी करता है जैसा कि हमने उम्मीद की थी। सभी गणना की गई स्थितियाँ पूरी तरह से मेल खा गईं और सब कुछ शानदार और बेहतरीन है। काम अभी भी जारी है और हम लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं। वहाँ डिवाइस की डायनेमिक्स को लेकर भी कुछ सवाल थे। मान लीजिए जब रडर अधिकतम डिफ्लेक्शन पर हो तो उसके न्यूनतम टर्निंग रेडियस, चढ़ाई की गति और अधिकतम चढ़ाई का कोण क्या होगा। लेकिन सब कुछ एरोडायनामिक रडर्स पर है, यह भी दर्ज किया गया है। सब मेल खा गया, सब शानदार है।
नोवा 2 तेज गतिशील होगा और यह निचले बिंदु के चारों ओर फ्लूगिरोवानी करेगा। क्या नोवा 2 पर भी 2 डॉकिंग पॉइंट्स होंगे या हम किसी एक विकल्प पर ठहरेंगे? वहाँ तो शायद 3 भी हो सकते हैं। हाँ, वहाँ एक निचला डॉकिंग पॉइंट होगा जो ठीक सामने के लैंडिंग गियर के पहियों के बीच में होगा, ताकि निचले बिंदु पर फ्लूगिरोवानी की जा सके। एक नोज डॉकिंग पॉइंट और एक मध्यवर्ती। हम वहाँ सबसे अधिक संभावना है एक मध्यवर्ती डॉकिंग लॉक सिर्फ अभ्यास के लिए बनाएंगे, क्योंकि एयरशिप्स के इस हिस्से से डॉकिंग करना भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है और हमें देखना है कि इससे क्या निकलता है या क्या नया अनुभव मिलता है। देखते हैं क्या होता है। इस बारे में एयरशिप विशेषज्ञों को निश्चित रूप से चिंता है। तो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ये सब एयर कंडीशनर की वजह से है। गर्मी है, कभी ठंडा कभी गर्म, कुछ समझ नहीं आता। खैर, निचला डॉकिंग पॉइंट बहुत नीचे है और एकमात्र चीज़ जो हो सकती है, तुम किसी भी तरह से एयरशिप को उससे टकरा नहीं सकते। तुम केवल उसके ऊपर पहिए से चढ़ सकते हो और फिर उतर सकते हो। यानी हम इसे एक दिलचस्प आकार में बनाएंगे। ऊंची डॉकिंग मस्त, उसमें तुम टकरा सकते हो, वो भी सिर्फ नाक के मजबूत हिस्से से। और वहाँ धातु या कंपोजिट की टेलीस्कोपिक ट्यूबें होती हैं। वे पूरा झटका खुद पर ले लेंगी, तुम्हारी एयरशिप की बाहरी सतह को कोई खरोंच नहीं आएगी। और वहाँ सबसे अधिक संभावना है कि तुम समय रहते हट जाओगे या कोई और चाल चल लोगे। बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है जब एयरशिप डॉकिंग मस्त से कोड़े की तरह टकराती है। आमतौर पर वह नाक के मजबूत हिस्से से ही वहाँ पहुँचती है। लेकिन जब बात मध्यम ऊंचाइयों की आती है तो ऐसा होता है कि एयरशिप की नाक निकल जाती है और वह बाहरी सतह को नुकसान भी पहुँचा सकती है। फिर भी यह बिंदु दिलचस्प है क्योंकि यहाँ तुम्हारा फ्लूगिंग का रेडियस कम हो जाता है। और अगर निचले बिंदु की बात करें तो वहाँ एयरशिप की धुरी पर बहुत बड़ा मोमेंट होता है, जबकि यहाँ वह कई गुना कम होता है और फ्लूगिंग करना आसान हो जाता है। तो नोवा 2 पर तीनों बिंदु होंगे, हम तीनों को देखेंगे और उन पर काम करेंगे। क्या इस स्थिति के लिए कोई अतिरिक्त मजबूती का इंतज़ाम किया जाएगा? अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ हम शॉक प्रूफ स्क्रीन लगाएंगे। हाँ ज़रूर कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी असल में ये नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि 2 मुख्य बिंदु हैं और ये तीसरा है जो बाद में आता है। ये सबसे प्राथमिकता वाली समस्या नहीं है, यूं कहें तो। हाँ, क्योंकि शुरू में ये सोचा गया था कि इस बिंदु से किसी रोबोटिक मशीन, ट्रॉली या ट्रांसपोर्टर को सरलता से लाया जा सकता है एयरशिप्स को जोड़ने के लिए, ताकि साथ में ऊंचा मस्तूल न ले जाना पड़े। इस मध्य बिंदु से पकड़ना और उदाहरण के लिए एयरशिप्स को हैंगर में ले जाना सुविधाजनक है और इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब तो नोवा 01 पर हमने एक बिल्कुल ही नीची, अत्यंत कम ऊंचाई वाली ट्रॉली डिज़ाइन और बनानी शुरू कर दी है, जो सीधे निचले डॉकिंग पॉइंट से पकड़ती है और उसे धीरे धीरे ले जाती है। अगर नोवा 01 में ये सब किया जाता तो ये ठीक उसी समय दूसरा परीक्षण चक्र होता जिसमें हैंगर के गेट तक पूरी तरह से स्वचालन होता। हम टैबलेट लेते हैं, गाड़ी चुनते हैं और गाड़ी के चारों ओर उसके सर्विस से जुड़े डिवाइस दिखाई देने लगते हैं, जैसे हैंगर, रोबोट ट्रॉली वगैरह। हम वहाँ गाड़ी बाहर निकालो पर क्लिक करते हैं, हैंगर अपने आप खुल जाता है, ट्रॉली एयरशिप को बाहर ले जाती है, वह डॉकिंग से अलग हो जाता है और अगर कोई उड़ान मिशन है तो उड़ान भरता है। और अगर निचले डॉकिंग स्टेशन के साथ, यानी ऐसी किसी नीची गाड़ी के साथ सब सही रहता है तो शायद हम नीची गाड़ियों पर ही रुकेंगे। लेकिन वहाँ यह भी मुमकिन है कि सब कुछ ठीक से ना हो पाए, क्योंकि इतनी नीची गाड़ी में कहना तो यही है कि उसमें वह सारा ज़रूरी वज़न डालना पड़ेगा ताकि एयरशिप्स पलटे नहीं। वह उसी बिंदु के चारों ओर घूमता रहे ताकि वह एकदम एंकर की तरह रहे। ऐसा करना शायद संभव ना हो। हाँ, और जैसे कि एक छोटा रोबोट, उदाहरण के लिए यह एयरशिप्स के लिए एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसा है। मैंने उसी की कल्पना की थी। हाँ, सब लोग उसी की कल्पना करते हैं और उसे तो लैंडिंग गियर के नीचे से ही गुजरना चाहिए, है ना? अक्सर ऐसा ही होता है, यानी वह इतना छपटा हो कि एयरशिप्स के पहिए वहीं रहें, लैंडिंग गियर की स्टैंड उसके चारों ओर घूमती रहे और वह बस उसे थामे रखे और साथ ही उसे इधर उधर ले जाए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर इसके साथ काम नहीं बना तो यहीं पर मध्य बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। नोवा 01 में मध्य बिंदु के लिए माउंटिंग है, लेकिन अभी तक हमने उसे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है। वहाँ स्पार है तो वहीं पर एक मजबूत फ्रेम बनाना होगा और वहीं बिंदु लगाना होगा।
क्या नोवा 01 के लिए हम कह सकते हैं कि हमने सभी निर्धारित परीक्षणों का चक्र पूरा कर लिया है? पहला चक्र पूरा हुआ है, यानी हमने पहली प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब इसके बाद दूसरा चक्र शुरू होगा और फिर तीसरा चक्र भी होगा। दूसरा चक्र पूरी तरह से स्वचालन का है और तीसरा उत्पाद के रूप में अंतिम रूप देना है, खासकर इसी आकार में। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नोवा 01 की ओर? हाँ। उसका क्या हाल है? वो कहाँ है? ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ था? उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति कैसी है? हाँ। और हम उसे फिर से कब काम में देखेंगे? मैं देखना चाहता हूँ कि अभी इस समय कितने लोग लाइव हैं, क्या वे इसे सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्या वे लाइक कर रहे हैं, क्या वे कमेंट कर रहे हैं और क्या वे इस बातचीत में भाग ले रहे हैं। अगर हमारे कोई लोग अभी देख रहे हैं तो कृपया बताएं। समय आ गया है। हाँ, समय आ गया है। नोवा 01 का क्या हाल है? ये सब हमारे यहाँ शनिवार को हुआ था, ऐसा लगता है। क्या हुआ था? फिर से उड़ान परीक्षण हो रहे थे। हम अपने पार्टनर्स और निवेशकों को लेकर आए थे। हाँ, हमारी योजना कुछ इस तरह बनी थी कि जब मेहमान हवाई अड्डे की सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे सीधे रनवे पर जाते हैं और एयरशिप्स हवा में होते हैं, उड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। जब मेहमान पहुंचे तब वह हवा में था और सब कुछ उसके साथ बिल्कुल ठीक था। अगर हम 10 मिनट पीछे जाए, जब मेहमान अभी रनवे पर नहीं आए थे, तो कंट्रोलर ने हमें चेतावनी दी थी कि हवा की गति 12 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच रही है, उड़ान भरना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप खुद देख लें। हमने उसे बस इतना कहा था कि अगर हवा की गति 10 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। हम कुलतून से, जाहिर है, खुद भी हवा की दिशा देख लेते हैं, खुद भी हवा नापते हैं, लेकिन फिर भी बाहर गए, वहाँ 1 मिनट के लिए हवा नापी और फिर अचानक तेज़ झोंका आ गया। खैर, उसने हमें ये सूचित किया कि हवा के झोंके 12 मीटर तक जा सकते हैं, सावधान रहना। हमने कहा सब ठीक है, ठीक है। एयरशिप्स को बाहर निकाला, ऊपर उड़ाया, वह आराम से उड़ रहा था, सब कुछ ठीक था, कुछ भी डरावना नहीं हो रहा था। यानी जब हवा के झोंके 12 मीटर प्रति सेकंड तक भी आते थे तब भी वे एयरशिप्स उड़ रहे थे। हाँ, स्वाभाविक है, अगर हवा पीछे से आती थी तो वह तेज़ हो जाता था, अगर साइड से आती थी तो थोड़ा बहक जाता था, अगर सामने से आती थी तो उसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह आराम से उड़ता रहता था। कुल मिलाकर पूरे यंत्र की स्थिरता और नियंत्रण क्षमता बहुत अच्छी थी। ये पहली बार नहीं था जब हम तेज़ हवाओं में उड़ रहे थे। हमने 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में भी उड़ान भरी है। हाँ, अब 12 में भी। कुल मिलाकर सब कुछ सामान्य था। सब कुछ तब असामान्य हो गया जब एयरशिप शॉर्टोवाल से, यानी वह उसी जगह पर उतर रहा था जहां से उसने उड़ान भरी थी, और वह जगह हैंगर के पास सचमुच थी। हैंगर के पास ऐसा नहीं करना चाहिए। हवा में? हाँ, तेज़ हवा में उसे हैंगर से पहले ही अत्यंत सावधानीपूर्वक उतारना चाहिए, और हैंगर के बिल्कुल पास ले जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कपड़े उड़ सकते हैं। और असल में हमें ये पता था, ये डिरिजेबल उड़ाने वालों का पवित्र नियम है कि एयरशिप को हैंगर से निकालते ही जितना जल्दी हो सके हैंगर से दूर ले जाना चाहिए, और जितना हो सके हैंगर से दूर उतरना चाहिए, और सावधानीपूर्वक, सीधे और आत्मविश्वास के साथ, यानी एयरशिप को स्थिर करके उसे वापस हैंगर में ले जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब तक खुद जलकर नहीं देखोगे तब तक दर्द का मतलब नहीं समझोगे। और जैसे ही एयरशिप्स धीरे धीरे हैंगर के पास पहुंचा, उसे इस बवंडर ने पकड़ लिया, रोटर जिन्हें वे कहते हैं, ने उसे हैंगर की ओर खींच लिया। वह थोड़ा सा हैंगर से टकराया, फिर ज़मीन से भी टकरा गया। वह वहाँ लगभग पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। शायद ऐसा हो सकता था अगर वह पूरी तरह से स्वचालित नियंत्रण मोड में होता और ऑटोमेटिक्स को पहले से पता होता कि क्या करना है। सबसे अधिक संभावना है ये घटना नहीं होती, लेकिन चूंकि ऐसे मामले पहले नहीं हुए थे, इसीलिए ये हो गया। वह ज़मीन से टकराया, लैंडिंग गियर का स्टैंड टूट गया, क्योंकि वह खास तौर पर कुछ निश्चित भार के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। इन भारों की सीमा पार हो गई थी, और उस पर एक ऐसा भार भी लगा हुआ था जो एयरशिप्स के लिए ज़्यादा अतिरिक्त वजन पैदा करता है। हाँ, जैसे ही स्टैंड टूट गया, उसने झटका सोख लिया, क्योंकि वह स्प्रिंग्स की तरह बनाई गई थी जो झटकों को कम करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई थी। वह अब गोंडोला की मुख्य संरचनात्मक ताकत से टकराया, जिससे ड्यूरालुमिन की वह मजबूत और हल्की पाइप फट गई जो आवरण से जुड़ी होती है, और उस पाइप की नोक ने बैलोनेट को काट दिया, और वह सिलाई के साथ बहुत ही साफ सुथरे और सटीक तरीके से फट गया, जिससे एक स्पष्ट और साफ कट बन गया। ठीक बैलोनेट पर ही ऐसा हुआ?
हाँ, बैलोनेट पर। गैस वाला हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित रहा। और हाँ, हवा वाला हिस्सा, हवा बाहर निकल गई। एयरशिप्स ने अपनी आकृति खो दी, जैसे कि हवा में स्थिरता, क्योंकि लैंडिंग गियर गिर गया हाँ, क्योंकि अब उस पर कोई भार नहीं था। वह वास्तव में बहुत हल्का हो गया और ऊपर उठ गया। और उसने ये काफ़ी अचानक किया। हाँ, वह स्थिर हो गया, जैसे कहते हैं लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर संतुलित हो गया। चूंकि हवा तेज थी तो स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे बह गया। एयरड्रोम की सीमा के बाहर। हम जाहिर है घबराए नहीं, लेकिन सच कहें तो आज ऐसा लग रहा था कि इसके साथ कुछ होने वाला है। क्योंकि जब हमें बताया गया कि हवा तेज़ है तो हमने कहा ठीक है, फिर भी उड़ान भरेंगे। और ये समझ में आ गया था कि ठीक है, हमें वैसे भी उसे इकट्ठा करना है। और जैसे कि सब कुछ पहले से ही समझ में आ गया था, बस यह अप्रत्याशित, दिलचस्प और सुंदर था। समझ तो आ गया था कि उसके साथ कुछ होगा, लेकिन जब वह हुआ तो उसे थोड़ा अलग तरह से महसूस किया, अनुभव किया। लेकिन कुल मिलाकर कुछ भी डरावना नहीं हुआ। कुल मिलाकर वह ऊपर उठ गया। हमने उसमें से गैस निकालना शुरू कर दिया। गैस निकल गई, एयरशिप ज़मीन पे उतर गया। हैरानी की बात है, मेहमानों ने न तो घबराहट दिखाई, न चिल्लाए, न ही परेशान हुए, बल्कि वे अभियान के लिए तैयार हो गए। बोले, चलो उसे ढूंढते हैं। तो बस गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। मुझे लगता है इसके लिए तुम्हें अलग से सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सच कहूँ तो तुम्हारी शांतचित्तता देखकर मैं हैरान रह गया था। और कहीं ना कहीं तो मुझे लगा कि यह सब पहले से तय था, क्योंकि तुम पूरी तरह शांत थे। जब मैंने यह देखा तो मेरा चेहरा और हाथ ऐसे हो गए थे, लेकिन फ्योडर ऐसे ही टूर गाइडिंग करते रहे जैसे कि यह सब पहले से तय था। ये वाकई में। सुनो, अगर हम पूरी तस्वीर को बड़े ब्रश स्ट्रोक्स में देखें तो हाँ, ये सच में पहले से तय था। हमने नोवा 01 को इसीलिए बनाया था ताकि उस पर हर संभव स्थिति का अनुभव किया जा सके। और अगर कोई एयरशिप गिरानी ही है तो छोटी ही गिराई जाए। ये तो समझ में आता है कि बड़ी एयरशिप्स के साथ भी निश्चित रूप से दुर्घटनाएं होंगी। ऐसी कोई कार नहीं है जो कभी दुर्घटना में न पड़ी हो, जैसे कि हवाई जहाज़, जैसे कि हेलीकॉप्टर। कोई भी तकनीक हो, उसमें दुर्घटना की संभावना रहती ही है। हाँ, सवाल बस इतना है कि उन दुर्घटनाओं की लागत क्या है और किस चरण पर कौन से जोखिम है। इसीलिए हमने छोटी एयरशिप बनाई है, और अगर वह और भी टूटती है तो टूटने दो। अगर इससे हमें अनुभव और कौशल मिलता है और इसी वजह से बड़े उपकरणों की दुर्घटनाएं कम होती हैं, तो चाहे यह हर हफ्ते भी हो, मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ। इसी उद्देश्य के लिए, यानी कि सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने के लिए, नोवा 01 को विशेष रूप से बनाया गया था। इस पर गलती की कीमत कहीं कम है। हाँ, यही बात है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। आप किसी को बार बार समझा सकते हैं, वह सुनेगा, समझेगा, लेकिन जब तक वह खुद हाथ से छूकर नहीं देख लेता कि वह चीज़ गर्म है, तब तक उसे असली एहसास नहीं होता। हाँ, और ऑपरेटर को यह अच्छी तरह समझ में था। यानी वह जानता था कि हवा में हैंगर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने इससे पहले 1000 बार उड़ान भरी थी और हैंगर के पास गया भी था और उतर भी गया था। हाँ, तब हवा नहीं थी, लेकिन ये तो बात की बात है। तो अब इस बार, या कहें कि जो हुआ उसके बाद, अब वह बिना हवा के भी उसके पास नहीं जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, और वहाँ एल्गोरिदम भी ठीक कर देंगे ताकि थोड़ी दूर पर कहीं उतरने के लिए कहा जाए। दीमा निश्चित रूप से बहुत बड़ा सदमा झेल रहा था। हाँ, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि यह पहला एयरशिप्स था और पहली बार कोई खराबी हुई थी तो निश्चित ही उसे इसकी पूरी जिम्मेदारी और दोष का गहरा एहसास हुआ होगा। तो कुल मिलाकर एयरशिप्स को एक सुरक्षित स्थान पर उतारा गया था, इतना सुरक्षित कि हम वहाँ केवल अगली सुबह ही पहुँच सके। हमें पता था कि वह कहाँ है, हम उसे अच्छी तरह देख सकते थे। लेकिन क्योंकि वहाँ घना जंगल, दलदल और बाकी सब कुछ है, ये सब कुछ से बहुत दूर है, यहाँ तक कि सड़कों से भी। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। अगली सुबह हम वहाँ गए, रास्ता बनाया, उसे सावधानी से पूरी तरह से खोला, वहाँ से निकाल लाए, और कुछ भी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। सारे कंप्यूटर, बैटरियाँ, इंजन, कंट्रोलर, सब कुछ। हाँ, गोंडोला टूट गई थी, मतलब उसका स्ट्रक्चरल फ्रेम, क्योंकि वह रिवेटेड था, लेकिन ये तो मामूली बातें हैं। आवरण जाहिर है फट गया था, लेकिन हमने उसे वहाँ से निकाल लिया और वापस हैंगर में ले गए। एक दिन बाद, क्या आपने नुकसान का आकलन किया? हाँ, एक विशेषज्ञ को बुलाया गया था जिन्होंने संपूर्ण रूप से नुकसान का आकलन किया और हर चीज़ को बहुत ध्यान से जांचा। समय सीमा बताने का मन नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मैं हैरान था, क्योंकि जब हम उसे उठा रहे थे तो सबका मूड अलग अलग था। कोई कह रहा था हमें इसे क्यों ले जाना है, ये तो अब कबाड़ है। कोई कह रहा था चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। कोई कह रहा था यहाँ छोड़ना मना है, आखिरकार ये पर्यावरण का सवाल है।
चलो इसे रास्ते में ले जाकर फेंक देते हैं। और इसी तरह कुल मिलाकर विशेषज्ञ ने यह भी कहा, मैं तो इसे आपके लिए फेंक देता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते मंगलवार की सुबह से हम शुरू करेंगे और बुधवार तक ये पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ खड़ा होगा। मुझ पर नाराज़ होते हैं, लेकिन ये उसी के शब्द हैं, मैं उद्धृत कर रहा हूँ। तो खोल के साथ भी सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक बात है कि वह लगभग दलदल में ही उतरा था, इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं। वहाँ एक छोटा सा तालाब था जो बहुत गहरा नहीं था। वह तालाब के किनारे पर गिरा और उसकी एक पूंछ की सतह पानी में डूब गई और उसका एकमात्र सर्वो ड्राइव भी पूरी तरह से डूब गया था। लेकिन वह काम कर रहा है, उसे स्पिरिट से धो दिया गया, सब कुछ वहाँ ठीक है। मुझे लगता है कि इस मामले में हम वाकई किस्मत वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उस खेत के बीच में वह तालाब आया ही कैसे, ये भी एक बहुत ही अजीब बात है। और एयरशिप्स बिल्कुल उसके पास ही गिरा, बस 1 मीटर की दूरी पर ही वह तालाब था। अगर वह उसमें गिर जाता तो निश्चित रूप से स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती, लेकिन असल में वह पूरी तरह से सुरक्षित है। और हाँ, वैसे वास्तव में यह भी ख़ास बात है कि हमने पूरा एयरशिप्स खोलकर एक ही लैंड क्रूज़र में पैक कर दिया और उसमें 5 लोग भी थे। हाँ, छोटा है, सही है। छोटा एयरशिप्स है, हाँ। इससे पहले हम उसे उस ट्रेलर में ले जाते थे जिस पर उसके लिए मोबाइल डॉकिंग मस्त बनाई गई थी, और ऐसा लगा वाह मज़ेदार है। यानी 130 क्यूबिक मीटर का एयरशिप्स, जो असल में काफ़ी बड़ा है जब वह उड़ता है, उसे एक कार ट्रेलर के साथ ले जा सकती है। असल में बिना ट्रेलर के भी ले जा सकती है, ये साबित हो गया है। हाँ, सब कुछ ले गए। अगले हफ्ते हम सक्रिय रूप से और थोड़ा थोड़ा सावधानी पूर्वक मरम्मत शुरू करेंगे। एक हफ्ते बाद हम उसे फिर से इकट्ठा हुआ, जीवित और सुरक्षित देखेंगे। जैसे पुरुषों को उनके घाव थोड़ा सुंदर बनाते हैं, वैसे ही एयरशिप्स को भी। मरम्मत आखिर कैसे होगी? मरम्मत में कुछ भी जटिल नहीं है, क्योंकि ये सिलाई के पास फटा है, बस एक बड़ा लंबा चीरा है। वहाँ लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी सावधानीपूर्वक काटी जाती है और फिर विशेष हीटिंग मशीनों, जैसे कि रोलर्स होते हैं, की मदद से पूरी टीम वहाँ जाती है। वे पूरी जगह को बहुत ध्यानपूर्वक डिग्रीज करते हैं ताकि कोई भी गंदगी या तेल न रह जाए। इसके बाद वे बहुत सावधानी से केवल एक पट्टी के सहारे एक सिलाई को चिपका देते हैं। यानी मरम्मत वहीं हैंगर में ही होगी, किसी मरम्मत कार्यशाला में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे वोस्क्रेसेंस्क में। ये एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि मरम्मत का काम सीधे मौके पर ही आसानी से किया जा सकता है। खैर, यह तो बेहतर ही होगा कि ऐसी परिस्थितियों में न पड़े। हाँ, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने यह छोटा एयरशिप उसी सामग्री से बनाया था जो हमें रूस में मिली और ख़रीदी थी। वह हमारे मानकों के अनुसार उपयुक्त नहीं थी, न तो मजबूती के लिहाज से और न ही गैस को रोकने की क्षमता के हिसाब से। लेकिन यह सब जल्दी करने के लिए हमने यह फैसला किया। उसे वहाँ 400 पास्कल दबाव सहना चाहिए था, लेकिन अधिकतम 240 ही सह सकता है। उसे एक निश्चित तनाव की ताकत सहनी चाहिए थी, लेकिन वह इन भारों का आधा भी नहीं सह पाता। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 1/3, वो भी मुश्किल से। कुल मिलाकर अगर हम इसे उसी कपड़े से बनाते जो गणना के अनुसार था और जो हमारे पास अब उपलब्ध है, और हम अब वही आकार प्रकार बनाएंगे, जैसे ही हमारा उत्पादन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा हम बिल्कुल वैसा ही एयरशिप बनाएंगे, लेकिन अब सही कपड़े से, और चाहे उसे 3 बार मारो या 4 बार, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस एयरशिप को मुख्य डिज़ाइनर की सलाह के अनुसार ही पूरी तरह से बनाते तो इसके साथ शायद कुछ भी नहीं होता। बस हमने इसकी गति को बढ़ाने के लिए इसे थोड़ा और अधिक सरल बना दिया। वैसे हाँ, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। कई लोग सच में हैरान रह गए, खासकर वे लोग जो पहले कभी एयरशिप्स से परिचित नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया, खोल फट गई है, जैसे कार का टायर फट जाता है। लगभग ऐसा ही रवैया एयरशिप वालों का था। अरे ये अभी बना देंगे क्या? हाँ, चिपका दिया और फिर से सफ़र पर निकल पड़े। हाँ, तो कुछ ऐसा ही। अरे प्रोपेलर ज़मीन से टकराने पर लैंडिंग गियर का स्टैंड टूट गया, प्रोपेलर घूमते रहे, प्रोपेलर को नुकसान हुआ, लेकिन हमारे पास दूसरा सेट है तो सब कुछ फिर से लगा दिया जाएगा। ये भी दिखाया जा सकता है। क्यों? तो नोवा 01 वास्तव में बिल्कुल ठीक ठाक है। जल्द ही सेवा में आ जाएगा। हाँ, जल्द ही फिर से सेवा में आ जाएगा। हमारे पास प्रोपेलर का अतिरिक्त सेट है ना? हाँ, सब कुछ है।
हमने सब कुछ डबल ट्रिपल सेट में लिया था। और जो अगला एयरशिप तैयार हो रहा है 190 क्यूबिक मीटर वाला, वह बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमारे पास 90% सारी सामग्री पहले से तैयार है। क्योंकि नोवा 01 के लिए कुछ चीज़ें हमने 2-2 कुछ 3-3 की अतिरिक्त मात्रा में ली थी ताकि किसी भी स्थिति में कोई कमी न रह जाए, और वैसे भी वह जल्दी ही तैयार हो जाएगा। आज ही हमें इसकी खबर मिली है। कल जाकर हम उसकी शैल को अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसकी बनावट, रंग और आकार का भी निरीक्षण कर सकते हैं। वो शेल जो एरोलेट के लिए तैयार की जा रही थी? हाँ, उस खोल की जो एरोलेट के लिए तैयार की जा रही थी। हाँ, मैंने सुना है कि उसे कुछ समय के लिए और रखना पड़ता है ताकि सभी सीवनें अच्छी तरह से और सही तरीके से जम जाएं। तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार हाँ, आखिरी सीवन की वेल्डिंग के बाद खोल को 1-2 दिन तक रखा जाना चाहिए। लेकिन जो लोग अभी इसे बना रहे हैं, हम इसे अपने यहाँ नहीं बना रहे हैं, हम इसे एक बाहरी कंपनी में निर्माण करवा रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी अभी तैयार हो रही। वैसे एक अच्छी खबर है, मुख्य मशीनें, वेल्डिंग उपकरण पहले ही हमारी ओर भेजी जा चुकी हैं। वे उपकरण हैं जिन पर नोवा 2 और नोवा 8 के खोल बनाए जाएंगे, और अगर बीच में कोई अन्य वेरिएंट होंगे तो वे भी उन्हीं उपकरणों पर ही बनाए जाएंगे। यानी इन सभी वेरिएंट्स के खोल इन्हीं उपकरणों पर तैयार किए जाएंगे। और ये हम एक बाहरी कंपनी में बनवा रहे हैं जहां ऐसे ही मशीनें हैं और वे छोटी खोलें बनाने के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि 130 से 200 क्यूबिक मीटर। लेकिन इससे बड़े खोल बनाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि जब लड़कों ने अभी हाल ही में यह खोल तैयार किया तो यह एक वस्त्र निर्माण इकाई थी जहाँ वे विभिन्न प्रकार की फुलाने वाली आकृतियाँ बनाते हैं, यहाँ तक कि शर्तिया तौर पर बाउंसी कैसल्स, बटूट भी। और वे खोलों को वेल्ड करना जानते हैं, विभिन्न कपड़े, सामग्री आदि के साथ काम करना जानते हैं। लेकिन वे एयरशिप्स के खोल वेल्ड करना नहीं जानते थे, स्वाभाविक है। इसलिए हमारे डिज़ाइनर, हमारे खोल विशेषज्ञों ने उनकी मदद की। पूरे प्रक्रिया के दौरान हम उनके तकनीकी विशेषज्ञों और डिज़ाइनरों को लाते रहे, उन्हें नोवा 01 दिखाते रहे कि वह कैसे बनी है, उसमें जोड़, स्टिचिंग, सीएम, लोअर्स कैसे वेल्ड लगाए सिले जाते हैं, नाक के हिस्से की मजबूती कैसे की जाती है, यह सब दिखाया। हमने शर्तिया तौर पर उन्हें दिखाया कि उन्हें क्या बनाना है, और अब वे उसे बना रहे हैं। आज वे फ़ोन करके कहते हैं कल हम ऑपरेसोव करेंगे, यानी खोल को हवा से भरेंगे और उसकी हर्मेटिकता, सीलिंग की जांच करेंगे। हाँ, आप आ सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कल हमारे पास फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ऐसे परीक्षण होंगे। वे उसे फुलाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसी समय हम वहाँ रहेंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वह अभी उनके पास ही रहेगी क्योंकि यह खोल दिलचस्प है। आप इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये पारंपरिक नहीं है और ये कई हिस्सों में बनी है। शर्तिया तौर पर इसकी दूसरी हिस्से को अभी एक एक करके बनाया जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 तारीख को हमें पूरी खोल सौंप दी जाएगी। 10 तारीख तक हमारे पास कंप्यूटर, कंट्रोलर, मोटर सब कुछ तैयार होगा। फ्रेम का एक हिस्सा, नाक और पिछला सुदृढ़ीकरण और पूंछ के हिस्से बनाए जा रहे हैं। सितंबर में लक्ष्य है इसे उड़ाना, और कहा जा सकता है कि हमारा एरोलेट भी लगभग तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण अभी सक्रिय चरण में है। अब तो एक तरह की दौड़ भी चल रही है, कौन सबसे पहले पुनः उड़ान भरेगा, नोवा 01 या एरोलेट? नोवा 01 चाहिए। हमारी प्राथमिकता क्या है, किस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है? एरोलेट को प्राथमिकता। और बड़े भाई साहब, आपके साथ इन दिनों हालात कैसे चल रहे हैं? नोवा 2 के साथ, हाँ, जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ कैसा चल रहा है। सक्रियता है, हर कोई काम कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ में सुधार हो रहा है, कुछ का भुगतान किया जा रहा है, कुछ का भुगतान हो चुका है और वे आ भी गई हैं। कुछ की खरीदारी के लिए चयन किया जा रहा है, कहीं कहीं निर्माण के लिए सामग्री खरीदी जा रही है। अभी अभी उदाहरण के लिए गोंडोला फ्रेम के स्पार पॉकेट्स के लिए ये पॉकेट्स वेल्ड किए गए हैं, उसी सामग्री से जो नोवा 2 के लिए इस्तेमाल होगी। विशेष संरचनाएं वेल्ड की जा रही हैं, यहाँ पर पाइप डाले जा रहे हैं, विशेष ब्रेकिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। यानी हम अब खोल की विभिन्न इकाइयों का परीक्षण शुरू कर रहे हैं, जैसे कि ये ट्यूब जैसी लेग्स। ल्यूवर्स भी हाल ही में स्थापित किए गए हैं। हाँ, ये विभिन्न ब्रैकेट्स, ये सब कुछ बन रहा है, परीक्षण हो रहा है। गोंडोला की संरचनात्मक शक्ति योजना लगभग पूरी हो चुकी है और उपकरणों का निर्माण भी इस समय ज़ोरों पर है।
इन एल्यूमिनियम तत्वों की स्टैंपिंग के लिए कई उपकरण बनाए गए हैं जिनसे बाद में उन्हें रिवेट करके पूरी गोंडोला को अत्यंत सावधानीपूर्वक जोड़ा जाता है। इसको तो कई उपकरण बनाए गए, कई तत्वों की स्टैंपिंग की गई, तैयार किए गए, उनकी गुणवत्ता की पुष्टि हो गई है और अब बाकी बचे सभी उपकरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सारा एल्यूमिनियम खरीदा जा रहा है जिससे ये सब स्टैंप किया जाएगा, विशेष उपकरण, रिवेट्स और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें। इन एल्यूमिनियम बेंडिंग्स के लिए सभी आवश्यक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रोडक्शन को सौंप दिए गए हैं। वहाँ पहले उसे लेज़र से काटा जाता है, बड़े आकारों को बड़ी बेंडिंग मशीनों पर मोड़ा जाता है, फिर बाकी सब कुछ छोटी बेंडिंग मशीन पर फाइनल बेंड किया जाता है। उसके बाद उपकरणों में डाला जाता है और फॉर्म किया जाता है। गोंडोला का असेंबली अब शुरू हो गया है, लेकिन यह बहुत अधिक सक्रिय रूप से नहीं हो रहा है क्योंकि इस समय पूरा ध्यान और सभी संसाधन एरोलियोट पर केंद्रित हैं। प्रोडक्शन, फिटर, टेक्नोलॉजी और बाकी सभी टीमें भी वहीं शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन एरोलियोट पर शिफ्ट हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। बस फ्रेम और टेल असेंबली को 1.5 हफ्ते में पूरा करना है और फिर हम वापस नोवा 2 पर लौटेंगे, गोंडोला के प्रोडक्शन पर। वहाँ तो वाकई में मज़ा आएगा। अभी स्टैंड का असेंबली तेज़ी से हो रहा है, यानी आंतरिक दहन इंजन जो नोवा 2 के पहले वर्षन में लगाए जाएंगे। हम इसे उड़ती हुई प्रयोगशाला कहते हैं। वहाँ कई ऐसे समाधान आजमाए जाएंगे जिन्हें आगे चलकर, जैसे कि यात्री पायलटेड, बिना पायलट वाले मालवाहक और बिना पायलट वाले मॉनिटरिंग वर्जन में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस साथ आपको 2 और अब बिना पायलट वाले मालवाहक और बिना पायलट वाले मॉनिटरिंग के लिए स्टैंड तैयार किया जा रहा है। वहाँ इंजन होगा, ये तो स्पष्ट है। उसके लिए फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, वहाँ जनरेटर लगाए जाएंगे, फिर रेक्टिफायर, कंट्रोलर, बैटरियाँ और इलेक्ट्रिक मोटर भी होंगी। कुल मिलाकर हम हाइब्रिड पावर यूनिट का स्टैंड असेंबल कर रहे हैं। अभी इसी इंजन के आधार पर दूसरा स्टैंड तैयार किया जा रहा है जिसमें इंजन सीधे प्रोपेलर को घुमाएगा। यानी हाइब्रिड सिस्टम में इंजन जनरेटर को घुमाता है, जनरेटर बिजली बनाता है और इलेक्ट्रिक मोटर प्रोपेलर को घुमाती है। ये एक स्टैंड है जो अभी तैयार हो रहा है। दूसरा स्टैंड वो है जिसमें इंजन ट्रांसमिशन के ज़रिए सीधे प्रोपेलर को घुमाएगा, लेकिन फ़िलहाल ट्रांसमिशन उपलब्ध नहीं है। ये अभी पूरी तरह से उत्पादन में चली गई है। रिंग में प्रोपेलर, कोणीय गियर बॉक्स, खुद घुमावदार ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। क्या ये आपकी खुद की डेवलपमेंट है? हाँ, सब कुछ पूरी तरह से हमने खुद ही विकसित किया है और अभी 2 जगहों पर, एक पूरी तरह से हमारी है, दूसरी कुछ हद तक आंशिक रूप से, यानी आधी हमारी है। इसे ऐसे ही कहा जा सकता है। अंगूठियाँ बनाने की प्रक्रिया 2 जगहों पर शुरू की गई है। पहला, क्योंकि हमें इनके 2 सेट चाहिए, इसीलिए इन्हें बनाने में काफ़ी समय लगता है। और दूसरा, यह जांचना आसान है कि कहाँ गुणवत्ता, थोड़ी प्रतिस्पर्धा है और तेज़ी की ज़रूरत है। शुरुआत में एक अंगूठी बनाने की समय सीमा लगभग आधे साल से शुरू होती थी। अब समय के साथ कुछ ही महीनों में ये सब कम हो गया है। तो अगर हम कुछ ही महीनों में एक साथ 2 सेट प्राप्त कर लेते हैं तो एक ही टीम हमें ये कभी नहीं दे पाती। इसलिए हमने थोड़ा सा विविधीकरण किया है। अंगूठियों का निर्माण शुरू हो गया है, बस थोड़ा और इंतज़ार करें और आपको निर्माण से जुड़ा कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम गोंडोला को असेंबल करेंगे और जैसे ही हम बाहरी गतिविधि वीकेडी करेंगे और जैसे ही हम पंखे बनाएंगे और जैसे ही हम गियरबॉक्स बनाएंगे और पूरी यह मैकेनिक्स और जैसे ही हम खोल शेल बनाएंगे। क्या किसी भी दिशा में कोई थोड़ी सी कठिनाई या अड़चन तो नहीं है, या फिर हम सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है? कहीं आपूर्ति में कोई देरी है या फिर कुछ और ऐसा कोई कारण है? हमारे पास क्या सच में कुछ भी नहीं है? नहीं, सच में कुछ भी नहीं है। बस एक ही मुख्य अड़चन या देरी है। हमारे पास कुल मिलाकर हाथों की कमी है, ऐसे अनुभवी और कुशल डिज़ाइनर जो बहुत जल्दी समझते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी डिज़ाइनर नहीं है जिसके पास केवल एक ही यूनिट या मैकेनिज्म हो और वह उसे शांति से विकसित कर रहा हो। वह एक साथ कई चीज़ें करता है और फिर छोटी छोटी बातों में भी ध्यान बढ़ जाता है, जैसे कि एरोलेट की मरम्मत या नोवा 01 में गोंडोला को फिर से डिज़ाइन करना। बार बार ध्यान भटकाना पड़ता है, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ बिल्कुल, और नोवा 8 पर भी काम रुका नहीं है।
अगर टीम थोड़ी और बड़ी होती तो बिल्कुल भी कोई अड़चन नहीं होती। क्या टीम का विस्तार करने की योजना है? बिल्कुल, इसकी योजना है। इस साल के अंत तक कुल मिलाकर हमने इसकी योजना बनाई थी। काम की मात्रा को देखकर यह साफ था कि एयरोनोवा की टीम लगभग 100 लोगों की होनी चाहिए थी। टीम का आकार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे काम को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम 60 लोगों तक पहुँचे हैं और इससे ज़्यादा अभी विस्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम चाहते हैं कि मौजूदा टीम पूरी तरह से स्थिर और संगठित हो जाए ताकि हर सदस्य अपने कार्य में दक्षता हासिल कर सके। विस्तार जारी रखने के लिए हमें खुद अपनी प्रक्रियाओं का थोड़ा सा पुनर्गठन करना होगा और इसके लिए पहले जो शुरू किया है उसे पूरा करना ज़रूरी है। और अब हम नोवा 2 को एक निश्चित स्तर तक तैयार कर लेंगे इस विकास को, ताकि जो अभी काम कर रहा है उसे तोड़ा न जाए। शर्तिया तौर पर तंत्र चालू है, वह काम कर रहा है। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही विकास पूरा हो जाएगा तब हम थोड़ी अदला बदली कर सकते हैं, अतिरिक्त लोगों को जोड़ सकते हैं और प्रक्रियाओं का पुनर्वितरण कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सब नए साल तक कहीं हो जाएगा। मुझे लगता है ये समझना ज़रूरी है कि काम को एक व्यवस्थित प्रक्रिया में डाला गया है ताकि स्टाफ रख लेने के बाद वे लोग वहाँ बिना काम के ना बैठें, क्योंकि हमारे पास खाली बैठने का समय नहीं है। बड़े और मजबूत हवाई जहाज़ों के उड़ान भरने से पहले हमारे पास 4 साल बाकी हैं, केवल 4 वर्ष। कुल मिलाकर 1 साल तो बीत ही गया। खैर, यह साल वाकई बहुत फलदायी रहा है और यह शुरुआत से ही फलदायी रहा है। अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा, यानी ऑफिस में काम शुरू किए 1 साल हो जाएगा। सक्रियता से काम करें। फिलहाल यही स्थिति है। हाँ, ठीक है। कम महत्वपूर्ण या दिलचस्प खबरों में से एक, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एरोनोवा के नाम से तुमने किसी सम्मेलन में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, या क्या वह तुम नहीं थे? मॉस्को 2030, ये कार्यक्रम क्या है? आप लोग वहाँ किस लिए गए थे? कृपया ज़रा किस मकसद से गए थे? जो लोग मॉस्को में रहते हैं वे अच्छी तरह समझते हैं कि मॉस्को 2030 कार्यक्रम क्या है। मैं खुद भी मॉस्को में रहता हूँ वैसे, और सच कहूँ तो मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आता। जैसा कि मैं समझता हूँ ये उन सभी क्षेत्रों के बारे में है जिनमें मॉस्को आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। इसमें उद्योग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और संस्कृति सब शामिल हैं, और ये सभी क्षेत्र मॉस्को के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहुत सारी शाखाएँ थीं जिनमें अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया गया। यह मॉस्को के मेयर की परियोजना कहलाती है। पूरी मॉस्को में कई स्थान थे और हर स्थान पर एक विशेष विषय पर सत्र आयोजित किए जा रहे थे। वहाँ व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी मिलते थे और सरकार के प्रतिनिधि भी। शैक्षिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान और विभिन्न महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी थीं जो भविष्य के बारे में थीं कि सब कुछ किस दिशा में और किस प्रकार आगे बढ़ेगा, विकास किस ओर जाएगा। वहाँ रिपोर्टें भी थीं, प्रदर्शनियाँ भी थीं और सेमिनार भी आयोजित किए गए थे। और ऐसे ही एक भविष्य की वास्तुकला पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट में, जो वाकई में आकर्षक था, हम एरोनोवा ने प्रस्तुति दी थी। तो वहाँ मैंने प्रस्तुति दी थी। मुझे याद नहीं है कि उस आर्किटेक्चरल ब्यूरो का नाम क्या था, माफ़ कीजिए दोस्तों। खैर, वे इस पहल के सूत्रधार बने। करीब 6 महीने पहले हमारे पास आए और कहा, नमस्ते, हमारे पास ऐसी ऐसी कुछ आइडियाज़ हैं। ये विचार बहुत पहले ही आ गए थे जब वे लोग थीसिस लिख रहे थे। असल में अक्सर कई आर्किटेक्ट्स के साथ ऐसा होता है कि किसी विशेष पल उन्हें एक तरह का प्रबोधन या जागरूकता होती है कि आर्किटेक्चर को एरोस्टैटिक रूप से हल्का किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वह ज़मीन पर दबाव डाले, वह शर्तिया तौर पर ऊपर उठने की कोशिश भी कर सकती है। और सच कहें तो पिछले 100 सालों में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स बनाए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हवाई यात्रा का विकास हो रहा था तब सबसे साहसी और क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट्स वहीं थे। हालांकि अब भी, जैसा कि पता चला है, कई आर्किटेक्चरल कॉलेजों में लोग यहाँ तक कि थीसिस डिप्लोमा, शायद थीसिस नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी, डिप्लोमा लिखते हैं एरोस्टैटिक रूप से हल्की आर्किटेक्चर पर। साधारण शब्दों में, आसमान में बसे शहर, तैरते हुए घर, या कम से कम ऊपर उठने की कोशिश करने वाले। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ घर ही हों। उदाहरण के लिए इसमें पार्क या कुछ विशेष जोन भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसी ऐसी कल्पनाएं सामने आती हैं। तो उनके पास भी कुछ विचार आए। वे हमारे पास, एरोनोवा के पास आए और बोले, दोस्तों,
हमारा और आपका रास्ता एक ही है। हाँ, लेकिन क्या ये सब वाकई में संभव है? और फिर हम बैठे, इस पर चर्चा की और अपने अपने विचार भी साझा किए। मेरे पास भी ढेरों आइडियाज़ थे। क्यों ना आर्किमिडीज़ की उस अद्भुत शक्ति और इस एरोस्टैटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ एयरशिप्स या स्ट्रेटोस्फेरिक अनुसंधानों में ही नहीं, बल्कि और भी कई अन्य जगहों पर किया जाए। उदाहरण के लिए भीड़ कम करने के लिए मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि जारेद्य पार्क की भीड़ कम की जाए। वो एक शानदार पार्क है, हमारी राजधानी के बीचों बीच है और ये एक तरह से पहचान बन गया है। देखिए, मॉस्को के केंद्र में घास के फूल हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। तो कुल मिलाकर ये स्टाइलिश है, ट्रेंडी है और इसे एरोस्टैटिक तरीके से भीड़ मुक्त किया जा सकता है। यहाँ हीलियम गैस से भरे हुए गुब्बारे या फिर किसी अन्य आकार के कंटेनर होते हैं जिनमें हल्की गैस भरी जाती है जिससे वे ऊपर की ओर खींचते हैं। उदाहरण के लिए एक सस्पेंडेड पार्क होता है जिसमें लोग घूम सकते हैं, और ऐसे कई एरोस्टैटिक बैलून भी होते हैं जो विभिन्न रंगों और आकारों में उपलब्ध होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। हाँ, वे बस दूसरे स्तर का पार्क बना सकते हैं और फिर आप केबल कार्स या किसी और अधिक मजबूत चीज़ के ज़रिए इन चीज़ों के आकार के अनुसार इधर उधर जा सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि भारी भरकम मेटल की संरचना बनाई जाए, आप हल्की संरचना बना सकते हैं जो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एरोस्टैटिक आर्किटेक्चर दिलचस्प है, ये शानदार है, और ये आर्किटेक्चरल ब्यूरो हमारे बातचीत के बाद मॉस्को 2030 में शामिल हुआ। मतलब उन्होंने कहा, हाँ दोस्तों, जो हम आपके साथ हैं। और ऐसा ही हुआ वास्तव में। हाँ, हम उनके साथ मिलकर शामिल हुए थे, ऐसा लगता है। शायद मुझे सही किया गया है थोड़ा सा। ये है मॉस्को 2030, भविष्य की वास्तुकला। ऐसी ही एक सत्र में हम बैठे थे और रिपोर्ट पेश कर रहे थे इस बारे में कि ये काफ़ी संभव है कि भविष्य की मॉस्को में तैरते हुए रेस्तरां, दूसरे स्तर के पार्क और बहुत सी अन्य दिलचस्प चीज़ें होंगी। ये एक तरह से जैसे एक परीक्षण पत्थर था, थोड़ा सा प्रतीकात्मक। आखिरकार चेतना, समाज और शर्तिया तौर पर सत्ता कितनी हद तक गंभीर मौलिक रूप से नई चीज़ों के लिए तैयार हैं। समाधानों के लिए, हाँ। क्या वहाँ इस तरह की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को लागू करने का विचार मात्र प्रस्तुत किया गया था, या कुछ तैयार समाधान भी, जैसे उदाहरण के तौर पर पेश किए गए थे? वहाँ ज़्यादातर एक शैक्षिक और विस्तृत व्याख्यान था कि एरोस्टैटिक शक्तियाँ व्यर्थ में भुला दी गई हैं, उन्हें फिर से अपनाना चाहिए, और ये आर्थिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टि से भी पूरी तरह से उचित और लाभकारी है। और जैसे डायनेमिक अर्थ में एयरशिप्स बनाना वगैरह, ठीक उसी तरह से स्टैटिक अर्थ में, यानी इस तरह की वास्तुकला बनाना, उसे तैयार करना और विकसित करना, यह न केवल संभव है बल्कि यह ज़रूरी भी है, ये फ़ायदेमंद है, ये दिलचस्प है, ये सुरक्षित है, और यही इस व्याख्यान का मुख्य फोकस था। व्याख्यान और यह पूरी तरह से संभव है, यानी हमारे पास इसके लिए सब कुछ मौजूद है, सारी आवश्यक तकनीकें उपलब्ध हैं, सभी अनुभवी टीमें हमारे साथ हैं, और यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि हमें क्या करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने वहाँ ये सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि हम ये पहले से ही कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आइए हम सब मिलकर करें, बल्कि अभी सितंबर से नवंबर तक ये आर्किटेक्चरल ब्यूरो, जो इसका भी मुख्य पहलकर्ता था, काम शुरू कर रहा है। मुझे ठीक से याद नहीं इसका नाम क्या है। ठीक है, दोबरो। और इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? उत्कृति गोरुद। उत्कृति गोरुद, ये क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। यह एक आर्किटेक्चरल प्रतियोगिता है जिसमें, हाँ, तो ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सोच थी कि इस उत्कृति गोरुद आर्किटेक्चरल प्रतियोगिता में एरोस्टैटिकली रिलीव्ड आर्किटेक्चर के लिए एक अलग दिशा बनाई जाए और आर्किटेक्ट्स की प्रतिक्रिया देखी जाए, चाहे वे प्रसिद्ध हों या सिर्फ वे छात्र जो आर्किटेक्चरल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इस बारे में कि क्या वहाँ आवेदन आएंगे, और अगर आवेदन आएंगे तो पूरे उत्कृति गोरुद के संदर्भ में भाग लेना और यह सब करना थोड़ा सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम एरोनोवा की ओर से आर्किटेक्ट्स को ख़ास तौर पर एरोस्टैटिक्स के बारे में विशेषज्ञता से जानकारी देते, जैसे कि अभी कौन कौन से मटेरियल्स हैं, नियम कानून क्या हैं और अन्य बातें, हमेशा भौतिकी के संदर्भ में। यह सब कैसे काम करता है, सब कुछ किससे बनता है, ताकि वे पैमाने और आयतन को समझ सकें। कुल मिलाकर एरोस्टैटिक्स के नज़रिए से विशेषज्ञता के साथ वे इस पूरे काम को एकीकृत करते। कुल मिलाकर हमने इस बारे में सहमति बना ली थी।
दोबरो ने इस पूरे आयोजन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और आवेदन आने भी शुरू हो गए। शुरुआत में 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 और फिर वहाँ इस एरोस्टैटिक रूप से हल्की वास्तुकला में इतनी अधिक जीवंत और उत्साही रुचि दिखाई देने लगी, जो हैरान करने वाली, सुखद और शानदार थी। और कुल मिलाकर इसी ओपन सिटी के तहत अब सेमिनार आयोजित किए जाने की योजना है। सबसे पहले वे सभी प्रतिभागी जो चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, यानी हम आवेदनों की छंटनी करेंगे और जो लोग चयनित होंगे उनके साथ हम कई रणनीतिक सत्र आयोजित करेंगे, यानी कुछ व्याख्यान जैसी चीज़ें होंगी। हम उन्हें थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि यह सब कैसे काम करता है और अंत में कुछ परियोजनाओं का चयन किया जाएगा जो फाइनल तक पहुंचेंगी। उनकी अवधारणाओं के मॉडल बनाए जाएंगे और कुल मिलाकर ये समझा जाएगा कि उनके साथ आगे क्या किया जाएगा और किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा। निश्चित रूप से कुछ शानदार और दिलचस्प होगा, क्योंकि जब आप युवा विशेषज्ञों आर्किटेक्ट से बात करते हैं तो सभी बहुत साहसिक और असामान्य तरीके से सोचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी अवास्तविक कल्पना का स्तर नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा व्यावहारिक दिशा में है और कुछ बहुत ही अद्भुत और शानदार चीज़ कुल मिलाकर शायद जन्म लेगी। और ये मॉडल इसी ओपन सिटी के तहत बनाए जाएंगे। ऐसा हो रहा है कि मास्को इन मॉडलों के निर्माण में भी सक्रिय रूप से मदद करेगा और आगे चलकर इन्हें आधिकारिक पवेलियनों में विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतियोगिता में ये माना गया है कि कुछ विजेता होंगे। क्या इन विजेताओं को कोई ग्रांट्स मिलेंगे या फिर क्या होगा, मुझे ठीक नहीं पता। दरअसल मुझे बस इतना पता है कि ऐसी एक पहल बन रही है। हाँ, कुछ नया जन्म लेगा। असल में वहाँ एक विशेषज्ञ बैठा है जो आसानी से बता सकता है कि वहाँ क्या और कैसे हो रहा है। मैं इस पर समय नहीं लगाता। मुझसे कहा गया, मतलब तुम जुबकेविच के साथ मिलकर लेक्चर दोगे? ठीक है, दूंगा। फिर कहा गया, मॉस्को 2030 में जाकर बताओ। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, ये रहा तुम्हारा रिपोर्ट। हाँ, कुल मिलाकर कहा गया है कि एक प्रदर्शनी होगी, वह खुली रहेगी, लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं इन मॉडलों, इन अवधारणाओं, लेखकों और शायद हमसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम भी संभवतः वहाँ उस प्रदर्शनी में मौजूद रहेंगे। और ये प्रदर्शनी काफ़ी समय तक चलेगी। वहाँ के मॉडल आगे चलकर विभिन्न शहरों में भी यात्रा करेंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ते रहें। सबसे अधिक संभावना है कि हम सब कुछ वहाँ साझा करेंगे और बताएंगे। तो हाँ, इस तरह की एक बड़ी और शानदार पहल शुरू की गई थी। धन्यवाद दोबरो को, जिन्होंने हमारे पास आकर दस्तक दी और कहा, दोस्तों हमारे साथ जुड़िए। हाँ, वैसे उन्होंने और भी जिम्मेदारी ली। उन्हें न केवल वास्तुकला की थीम पसंद है, बल्कि एयरशिप्स भी, जो एक बड़ा विशाल आंतरिक स्थान प्रदान करते हैं जिसमें भविष्य का इंसान रहना चाहिए, यानी हम सब। क्योंकि हवाई जहाज़ वह तो समझ में आता है, हेलीकॉप्टर वह भी समझ में आता है, लेकिन एयरशिप्स में असल में बहुत बड़े बड़े स्थान होते हैं जिनमें लोग आराम से और स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और ऐसे नए एर्गोनॉमिक और आधुनिक स्थान बनाना, यही उनकी इच्छा है, यही उनका जुनून है। और अब वे हमें विभिन्न कॉन्सेप्ट्स दिखा चुके हैं कि एयरशिप्स में क्या क्या हो सकता है। वहाँ इतनी अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे कि मोटे तौर पर कहें तो आप आते हैं। अब मैं फिर से मॉस्को वासियों का उदाहरण दूंगा, या फिर किसी का भी उदाहरण दे सकता हूँ। कई लोगों ने अपने जीवन में किसी नए आधुनिक और आकर्षक स्थान पर जाने के बाद एक तरह का सांस्कृतिक झटका महसूस किया है। चाहे वह कोई नया शानदार होटल हो, या कोई नई ऊंची और चमचमाती इमारत, या यहाँ तक कि कोई नया आकर्षक शॉपिंग सेंटर। जब आप किसी ऐसे नए आधुनिक स्थान में पहली बार पहुँचते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह कुछ बेहद शानदार और नया है। और अब जो चीज़ एयरशिप्स में बहुतों को गहराई से प्रभावित कर रही है, वह इस अनुभव से भी एक स्तर ऊपर है। आधुनिक प्रवृत्तियाँ, जैसे कि अभी नए रिहायशी कॉम्प्लेक्स, नई ऊंची इमारतें, नए रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, ये सब अभी हो रहा है। लेकिन आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स पहले से ही अच्छी तरह समझते हैं कि लगभग 5 साल बाद क्या होने वाला है, जबकि हम में से अधिकांश को यह अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वे इसे पहले से ही अपनी योजनाओं में शामिल कर रहे हैं। और अब हमारे एयरशिप्स में इन स्थानों में भविष्य के वास्तुशिल्प समाधान पहले से ही डाले जा रहे हैं। और ये सच में बहुत प्रभावशाली है, खासकर जब आप वहाँ होते हैं और साथ ही आसमान में भी होते हैं शानदार नज़ारे के साथ। ये वाकई अविश्वसनीय है। निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ चौंका देने वाला आने वाला है।
कमाल है, हमारे उतना ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियां कैसी चल रही हैं जिसके लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं। वही दुबई एयर शो। ये हमारे पास बहुत ही जल्द, जैसा कि आप देख सकते हैं, नवंबर में 17 तारीख से 21 तारीख तक आयोजित होने जा रहा है। क्या हम वहाँ होंगे? क्या फ़ैसला हो गया है? हाँ, हम वहाँ निश्चित रूप से होंगे। हमारे पास एक टीम है जो एरोनोवा की ओर से इस प्रदर्शनी में जाएगी और वह टीम पहले ही तैयार हो चुकी है। निर्माण के लिए तकनीकी कार्य विवरण स्थानीय ठेकेदार को सौंप दिया गया है। हम पहले से जानते हैं कि हमारा स्टैंड कैसा होगा और हम यह भी समझते हैं कि वहाँ हम कौन से विचार प्रस्तुत करेंगे, कौन कौन से पहलू उजागर करने हैं, निकट भविष्य के लिए हम क्या घोषणाएं करेंगे, यानी वहाँ हम खुद को किस तरह पेश करेंगे, ये सब हमें स्पष्ट है। हम बहुत आशा करते हैं और यह भी चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से हम किसी आधुनिक बड़े एयरशिप के मॉडल से भी सभी को गहराई से प्रभावित करें। एक मिनट ही, अभी 2 अवधारणाएं हैं। सच कहें तो हमने थोड़ा देर से शुरुआत की थी, क्योंकि दुबई में होने वाली इस प्रदर्शनी के बारे में हमें काफ़ी पहले से ही पता था, लेकिन चूंकि यह परियोजना कुल मिलाकर अभी नई है और सब कुछ बहुत तेज़ी और अस्थिरता के साथ हो रहा है, इसीलिए हमने हाल ही में प्रदर्शनी और उसकी इतनी गहराई और विस्तार पूर्वक से तैयारी शुरू की है। और जैसा कि पता चला, इतनी कम समय सीमा में तो कोई भी मॉडल बनाना स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन ये समय सीमा वास्तव में अव्यावहारिक है, इसलिए हमने खुद ही यह जिम्मेदारी ली है। आशा है हम सफल होंगे। कुल मिलाकर भले ही इन वाव इफ़ेक्ट्स और अन्य चीज़ों के बिना भी हमारे पास सामग्री की बहुत अधिक भरमार होगी। हम यह सब टीवी, स्क्रीन और वितरण सामग्री पर भी दिखाएंगे, अवधारणाएं बताएंगे, समझाएंगे। कुल मिलाकर हम आपके साथ मिलकर मीडिया स्पेस में, विश्व विमानन में पहला स्तंभ स्थापित करेंगे कि हमने वायुयान के भविष्य की जिम्मेदारी ली है। क्योंकि हम जानते हैं जो भी अभी बाज़ार में है या इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे, उस स्तंभ पर हमारा ही नाम होगा। और ये प्रदर्शनियाँ हर 2 साल में एक बार होती हैं। 2 साल बाद जब हम वहाँ जाएंगे तो हम ठोस नतीजों के साथ जाएंगे। जाहिर है हमारे पास अभी नोवा 01 है, हमारे पास अभी एरोलेट है। नोवा 2 का खोल अगर हम उस समय तक तैयार कर पाए तो उसे भी हम वहाँ वीडियो में दिखाएंगे। यानी हम सिर्फ ये कहने नहीं जा रहे कि हम डिरिजेबल बनाने वाले हैं, बल्कि हम सच में डिरिजेबल बनाने वाले हैं। लेकिन 2 साल बाद जब हम फिर से उस प्रदर्शनी में लौटेंगे तो हम वहाँ बड़े उपकरणों के साथ लौटेंगे, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स वहाँ उड़ान भरेंगे। ये तो एक शो है, हम भी आपके साथ उड़ान भरेंगे और साबित करेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आधुनिक हैं। वैसे हमने वहाँ मौजूद सभी प्रतिभागियों से मुलाकात की थी। क्या सच में पूरी दुनिया में कहीं भी एयरशिप्स नहीं हैं वहाँ? ऐसी कंपनियाँ तो हैं जैसे कि जेपेलिन चीन में भी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने प्रतिभागियों की सूची से समझा, ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई भी नहीं होगा, जैसे कि कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार सूची देखी थी तो वहाँ अभी भी कई खाली जगहें थीं। हम उन पर एक बार फिर नज़र डालेंगे। लेकिन असल में कुल मिलाकर ये कंपनियाँ जिनका तुम नाम ले रहे हो, वे असल में ऐसी डिरिजेबल कंपनियां हैं जो भविष्य को लेकर बड़े और महत्वाकांक्षी सपने देख रही हैं। वही फ्रांसीसी कंपनी सोलर एयरक्राफ्ट भी इसी श्रेणी में आती है। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, वहाँ डिरिजेबल, बिना ईंधन के और ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन जैसे कि उनकी वेबसाइट तो विकसित हो रही है, पर ना तो कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि वे कभी किसी प्रदर्शनी में आकर ये सब कहेंगे भी नहीं। वहीं एक चीनी कंपनी अपने आप को इतना सक्षम मानती है कि वह प्रदर्शनी में आ सकती है। सर्गेई ब्रिन प्रदर्शनी में आ सकते हैं, एयरलैंडर भी प्रदर्शनी में आ सकता है। लेकिन उनके यहाँ सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ साफ है। वे तो अब तक जो चाहें वह घोषित कर चुके होते। तो भविष्य की बात करें तो सबसे अधिक संभावना है कि हम ही आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। वास्तव में यह चिंताजनक है, लेकिन साथ ही सुखद भी है। ये कि हमें सिर्फ 1 साल हुआ है और नवंबर तक ये सचमुच एक ऐसा साल होगा जब हम बहुत ही सक्रिय रूप से, पूरी लगन और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, और हम पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हैं। एक चालू डिवाइस के साथ, भले ही वह प्रोटोटाइप ही क्यों ना हो, बल्कि 2 के साथ भी। हाँ, असल में योजना तो यह थी कि वहाँ एयरशिप ले जाए ताकि वह वहाँ उड़ सके, उदाहरण के लिए एरोनोवा। लेकिन अभी समय ऐसा है कि देश से कोई भी ड्रोन या उड़ने वाली चीज़ बाहर ले जाना बेहद कठिन और लगभग नामुमकिन सा हो गया है, जैसे कि ये किसी जादू या टोने टोटके जैसा अजीब और असंभव काम हो।
तो सबसे अधिक संभावना है कि सब कुछ इस तरह से आयोजित किया जाएगा कि हमारे स्टैंड पर रिमोट पायलट्स के लिए विशेष रूप से निर्धारित जगहें होंगी, और सबसे अधिक संभावना है कि वह एक ही जगह होगी। वहीं एक डिस्पैचर पोस्ट भी होगा जहां लगभग हर इच्छुक व्यक्ति जो रूस में मौजूद है और उड़ रहे एयरशिप को रियल टाइम में देखना और चलाना चाहता है, वह ऐसा आसानी से कर सकता है। यानी यह भी अपने आप में एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है और बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। ये अभी ड्रोन तकनीकों का सबसे ऊंचा शिखर है। कई लोग इंटरनेट पर देख चुके होंगे जो इससे सीधे तौर पर परिचित हैं। वे जानते हैं कि रिमोट पायलट्स और रिमोट डिस्पैचर्स का इस्तेमाल निर्माण तकनीक और खनन तकनीक में भी किया जाता है, और यह इस समय की सबसे आधुनिक चीज़ है। और हमारे पास पहले से ही ऐसी एक प्रणाली मौजूद है, और यह प्रणाली आसानी से उसी दुबई से भी काम कर सकती है, एयरशिप के साथ यहाँ रूस में न्यूनतम विलंब के साथ जुड़ते हुए, और यहाँ हमारे पास वे वहीं से उड़ान भरेंगे। और ये एक शानदार और अत्यंत रोचक इंटरेक्टिव है जो आपको विस्तार से दिखाएगा कि हमने सिर्फ आर्किमिडीज़ के नियमों को समझकर बैग में हीलियम भरना ही नहीं सीखा, बल्कि एक ही साल के भीतर पूरा सॉफ्टवेयर, उड़ान प्रणालियाँ, नियंत्रण प्रणाली भी बना ली है, और ये सभी प्रणालियाँ पूरी तरह से काम कर रही हैं। और हम बहुत ज़ोरदार तरीके से ये घोषणा करेंगे कि हमें अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, ताकि लोग ये अच्छी तरह समझ सकें कि 3 और 5 साल बाद इसकी संभावनाएं कितनी बड़ी होंगी। चूँकि वहाँ बहुत सारे उद्योग जगत के खिलाड़ी, बहुत सारे निवेशक, कई तरह के राजनेता और सत्ता से जुड़े लोग होंगे, इसलिए हमें वहाँ अपनी सबसे अच्छी प्रभावशाली छवि पेश करनी होगी। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। शानदार। तो 1 घंटा हो गया है, मुझे लगता है अब धीरे धीरे सवालों की ओर बढ़ सकते हैं। चलो थोड़ा रुकें। निश्चित ही हमारे पास कुछ सवाल होंगे, तो दोस्तों अब मैं थोड़ा खोल कर देखता हूँ कि आप हमें क्या लिख रहे हैं। तो पहला सवाल है, लेकिन लगता है हमने इसका जवाब पहले ही दे दिया। नमस्ते, क्या एयरशिप पकड़ना संभव हुआ? हाँ, एयरशिप पकड़ा गया और वह घर लौट आया। नमस्ते, क्या निवेशकों के लिए देशों के हिसाब से आंकड़े जानना संभव है? ये सवाल थोड़ा हमारे दायरे में नहीं आता। क्या आप बता सकते हैं कि क्या एयरशिप को परमाणु ऊर्जा संयंत्र या फिर हाइड्रोजन संयंत्र के साथ बनाया जा सकता है? वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसे सफलतापूर्वक बना लेंगे, ताकि भविष्य में किसी समय जब हमारे पास पहला मजबूत और अत्याधुनिक एयरशिप होगा, तो रोसएटम निश्चित रूप से हम पर ध्यान देगा और शायद कोई संयुक्त परियोजना प्रस्तावित करेगा, क्योंकि रोसएटम खुशी खुशी अपनी इकाइयाँ हर जगह लगाता है, पनडुब्बियों में, सतही जहाज़ों में, अंतरिक्ष यानों में, और न जाने कहाँ कहाँ स्थापित करता है। और क्यों न इसे एयरशिप में भी लगाया जाए। वास्तव में मुझे इसमें कोई भी रुकावट नज़र नहीं आती। यह अत्यंत शानदार होगा। हम ऐसे किसी अनुरोध का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। जब यात्री एयरशिप के निर्माण की योजना है, क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा? ऐसा लगता है जैसे आप हमारे वेबिनार्स को बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हैं। हाँ, देखिए, वही एयरशिप जो फ्लाइंग लेबोरेटरी नोवा 2 के रूप में है, वह सर्दियों में पहले ही बिना पायलट के उड़ान भरेगा। जैसे ही पहली उड़ानों और अन्य परीक्षणों के बाद इसकी दूसरी वर्षन का निर्माण शुरू हो जाएगा। वह वर्षन यात्री परिवहन के लिए होगी, उसकी एकल प्रमाणन प्रक्रिया होगी, और अगले साल यानी 2026 में हम सब उस पर सवारी करेंगे। तो पहला यात्री एयरशिप बहुत जल्द आ रहा है। बहुत जल्द, सच कहूँ तो यकीन ही नहीं होता। देखिए, एलन मस्क के साथ भी पहली बार में सब कुछ सही नहीं हुआ था। गलतियों से ही सीखा जाता है। पहले सबक के लिए बधाई, धन्यवाद। इसे मरम्मत किया जा सकता है और फिर से उड़ाया जा सकता है। ये समर्थन के शब्द हैं। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो पहली बार में ही अगर आप जो लोग तकनीक के विकास और निर्माण में लगे हैं, वे अच्छी तरह समझते हैं कि उदाहरण के लिए एक ही कैमरा बनाने के लिए उन्हें यहाँ तक कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में बनाए जाते हैं, और वे टूट भी जाते हैं, और उनके साथ न जाने क्या क्या किया जाता है। तो यह तकनीक बनाने का एक बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक रास्ता है। कुछ चीज़ें गिराए बिना, तोड़े बिना या ख़राब किए बिना यह कहना कि मैंने सब कुछ बिल्कुल सही और त्रुटिहीन तरीके से कर लिया, ये लगभग असंभव है। किसी भी उपकरण के प्रकार की प्रमाणना प्रक्रिया में अक्सर कई यूनिट्स बनाना शामिल होता है, जिनमें से कम 2 यूनिट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है।
ताकि उसे तोड़ा जा सके। हाँ, यानी उसे इसलिए बनाया जाता है ताकि उसे तोड़ा जा सके और असल में समझा जा सके। कमज़ोरियाँ क्या हैं, क्या सुधारना चाहिए? वहाँ कई तरह की परीक्षाएं होती हैं जो उपकरण को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं, और चूंकि हम इन्हें खुद विकसित करते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि, कैसे कहें, हमने इसे दुकान से इसलिए नहीं खरीदा कि यह हमारे पास काम करे, उड़े और कुछ करे। हम इसे खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें तोड़ने का अधिकार है। कभी कभी नियंत्रित, कभी नहीं, लेकिन यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अगला सवाल, क्या हमें चीन को थोड़ा सा पीछे नहीं करना चाहिए और एयरशिप पर अपनी खुद की ऊंचाई वाली विद्युत स्टेशन बनानी चाहिए, वरना वे परेड के बाद बहुत घमंडी हो गए हैं? बहुत ही देशभक्ति और एकजुटता वाली बात है। देखिए, चीन हमारे दोस्त और सहयोगी हैं। अभी उन्होंने एक बड़ी बैठक की है। मुझे लगता है कि हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसी टरबाइनों को बनाना चाहिए या नहीं, जब तक उन पर कोई मांग ही नहीं है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अगर चीन ने उनके उपयोग की उपयुक्तता देखी है और उनके निर्माण को वित्त पोषित कर रहा है, तो उन्हें करने दीजिए। हम आपके साथ ऐसी टरबाइन तब बना पाएंगे जब हम नोवा 2 और नोवा 8 के निर्माण की प्रक्रिया को सीख लेंगे। हमें इन्हें बनाना और डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर कोई मांग या इच्छा सामने आती है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। मैं फिर से पूछता हूँ, कृपया, प्रयोगशाला के क्या कार्य हैं? उड़ने वाली प्रयोगशाला के, शायद हाँ, यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया। ऐसा कहने का मन नहीं है कि इसके कार्य भी नोवा 01 जैसे ही हैं, टूट जाना और उड़ जाना। असल में इस तरह की तकनीक इतनी कम समय में नहीं बनाई जाती है। बहुत सारी अनगिनत, विविध और अलग अलग चीज़ें होती हैं, जहाँ हर एक छोटी से छोटी डिटेल को पहले से 2 या 3 बार बहुत सोच समझकर, ध्यानपूर्वक और सावधानी से तैयार करना पड़ता है। और ये सारी डिटेल्स आपस में किस तरह से जुड़ती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, और बाकी सब कुछ, हर एक चीज़, सब कुछ सैद्धांतिक गणनाओं से लेकर कार्यक्षमता के एल्गोरिदम तक, हर पहलू को विस्तार से और गहराई से सोचना पड़ता है। और ऐसे ही शर्तिया तौर पर 1 साल में बना लेना, आमतौर पर विकास के लिए कई साल, बल्कि कभी कभी उससे भी अधिक समय दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसी कोई भी खुशी या संतुष्टि नहीं है, इसीलिए अधूरा तैयार किया गया उपकरण बनाना आसान है, और शर्तिया तौर पर उसके निर्माण या शुरुआती इस्तेमाल के दौरान वहीं पर उसे और भी बेहतर, अधिक उपयुक्त बनाना पड़ता है। यह तरीका कहीं ज़्यादा तेज़ और बेहतर है, और इससे अनुभव भी मिलता है। फ्लाइंग लेबोरेटरी का काम यही है, निर्माण में ज़्यादा मांगें न रखना और विकास में भी कोई गंभीर शर्तें न रखना। लेकिन अब हमें उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ना है, और साथ ही प्रायोगिक उपयोग की ओर भी कदम बढ़ाना है, ताकि उत्पादन भी अच्छी तरह से सुसज्जित हो और अनुभव भी प्राप्त किया जा सके। डेवलपर्स को भी यह मौका मिलना चाहिए कि वे शर्तिया तौर पर असली हार्डवेयर पर अपने हाथों से काम करें, चीज़ों को समझें और ज़रूरत पड़ने पर उनमें कुछ बदलाव करें। ये तो समझ में आता है कि आप कागज़ पर या 3D मॉडल में कोई भी उत्पाद डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जब वह आपके सामने खड़ा होता है और आपको, उदाहरण के लिए, उसमें आंतरिक उपकरण लगाना शुरू करना होता है वगैरह, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, कुछ बातें साफ हो जाती हैं और पता चलता है कि यहाँ अलग करना चाहिए था। कुल मिलाकर फ्लाइंग लेबोरेटरी का काम एयरशिप नोवा 2 की निर्माण प्रक्रिया को तेज करना है। स्वाभाविक रूप से विभिन्न गणनात्मक मॉडलों जैसे डायनेमिक्स, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी आदि का परीक्षण और सत्यापन करना भी है। वहाँ यात्री पायलटेड वर्शन की संरचनात्मक शक्ति योजना होगी। उदाहरण के लिए, लैंडिंग गियर का स्टैंड वही रहेगा, मूरिंग लॉक भी होगा, लेकिन पावर प्लांट ड्रोन कार्गो वर्शन से लिया जाएगा, विंटो लीड इंजन पायलटेड वर्शन से लिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप तुरंत ही शर्तिया तौर पर VCD तैयार कर लें। असल में कानून के अनुसार वहाँ एक एक्सपेरिमेंटल एविएशन पायलट को बैठाया जा सकता है ताकि वह उड़ान भरे। लेकिन जब यह सब कुछ बिना पायलट के मोड में सभी सिस्टम को एक साथ टेस्ट करके किया जा सकता है, तो इंसान की जान को जोखिम में डालने की क्या ज़रूरत है? ताकि प्रोपेलर, रिंग, रोटेटिंग ट्रांसमिशन, इंजन, कंट्रोल सिस्टम और पूरी स्ट्रक्चरल पावर स्कीम सही तरीके से काम करे। ये सब काम करेगा,
कुछ चीज़ें समय के साथ ख़राब हो जाएंगी, कुछ चीज़ें शुरू से ही बिल्कुल सही बन जाएंगी और कुछ को आगे चलकर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हमारे पास पहले से ही एक बड़ा यंत्र उड़ान भर रहा होगा और हम बहुत ही कम समय में इसकी 3 अगली वर्शन आसानी से बना सकेंगे। एक पायलट के साथ पैसेंजर वर्शन, एक बिना पायलट के कार्गो वर्शन और एक बिना पायलट के मॉनिटरिंग वर्शन। यानी उड़ने वाली प्रयोगशाला एक अनिवार्य और अत्यंत आवश्यक चरण है जिसे पार करना ही होगा। कोई भी चीज़, यहाँ तक कि वही कार भी जब बनाई जाती है तो तुरंत ऐसे नहीं बनती कि यह तैयार है, बैठो और चलाओ। फिर भी सबसे पहले बेस को अलग से बिना बॉडी के भी किसी तरह टेस्ट किया जाता है, बनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ उदाहरण के लिए चेसिस अलग से असेंबल हो रहा है, कुछ सिस्टम्स अलग से। और आयरन बर्ड, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जब पूरी नियंत्रण प्रणाली अपने सभी निष्पादन उपकरणों के साथ बस फैला दी जाती है। मान लीजिए जैसे किसी स्टैंड पर वह सब कुछ जो एयरशिप में होना चाहिए, ऑन बोर्ड कंप्यूटर, पंखे, कुछ आवश्यक ड्राइव, कंट्रोलर, फ्यूज़ और पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यह सब एयरशिप में नहीं बल्कि शर्तिया तौर पर बस मेज़ पर रखा होता है और यह सब काम करता है। यानी पहले अंदरूनी हिस्से बनते हैं, फिर इन अंदरूनी हिस्सों को मॉडल पर लगाया जा सकता है, फिर इस मॉडल को हवा में उड़ाया जा सकता है। यह उड़ने वाला मॉडल होगा और हर चरण पर सुधार होते हैं। कुछ चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं, सब ठीक है, उन्हें नहीं छेड़ते, सब काम कर रहा है जैसे कि पहले से, और केवल उसके बाद ही फाइनल वर्जन को असली उत्पाद में स्थापित किया जाता है। उड़ने वाली प्रयोगशाला यह सिर्फ एक चरण है पूरी तरह से काम करने वाले एयरशिप के निर्माण की प्रक्रिया में। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि यह किसी तरह के कंस्ट्रक्टर जैसा सिस्टम होगा जहाँ पहले पायलटेड यानी यात्री संस्करण को पूरी तरह से टेस्ट किया जा सकेगा, फिर वहाँ से कार्गो गोंडोला अलग हो जाएगी, या यह किन किन चरणों में गुजरेगा? नहीं, ये जैसे ही उड़ने वाली प्रयोगशाला के रूप में जन्म लेगी वैसे ही रहेगी। इस पर कई बार परीक्षण किए जाएंगे, पहले एक राउंड टेस्टिंग होगी, फिर हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे, दूसरा राउंड, फिर तीसरा, और ये बनी रहेगी। यानी इसका इस्तेमाल असली उत्पाद के रूप में नहीं किया जाएगा। ये आगे भी उड़ सकती है, हमें डेटा दे सकती है, शर्तिया हम इस पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तयशुदा योजनाओं की सीमाओं से बाहर निकलना, शर्तिया उस पर कुछ बड़ा बदलाव करना, फिर वह म्यूज़ियम में धीरे धीरे चली जाती है और हम तीनों मिलकर लगभग युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार संस्करण बनाते हैं। उन सभी कामों को ध्यान में रखते हुए जो प्रयोगशाला में किए गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। समझ गया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा। तो किस साल में आप 10 टन वाला बनाएंगे? तो 10 टन वाला शायद नोवा 35 के बारे में है, जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हाँ, बड़ा और मजबूत। परियोजना शुरू होने के लगभग 5 साल बाद घोषित किया गया था। अभी तक योजना में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वही है। हम जैसा कि तय किया गया था तयशुदा योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हवाई अड्डे के बारे में कोई खबर है? हवाई अड्डे के लिए सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। वहाँ बहुत से प्रशासनिक, प्रबंधकीय, अनुमति संबंधी और अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। ज़िले के प्रशासन से जहाँ वह स्थित है और उन सभी से मिलना ज़रूरी था जिनके साथ हमें आकाश साझा करना होगा, जिनके सामने हर उड़ान और लैंडिंग के लिए जवाब देना होगा, उन सभी के साथ काम किया गया है। अनुमति मिल गई है, सब कुछ सहमति से हुआ है, सब कुछ शानदार है, सौदे के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभी सौदा नहीं हुआ है, वैसे आज ही होना था। विक्रेता की ओर से कुछ छोटी मोटी अड़चनें हैं जिन्हें वह अभी ठीक कर रहा है ताकि हमारे लिए सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो, और ये ज़रूर होगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा लगता है कि खबरें यहीं ख़त्म होती हैं और सवाल भी ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपके पास और सवाल हैं तो चलिए कुछ मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। अगर आप लिखने के लिए तैयार हैं तो कृपया लिखिए, अगर नहीं तो समाप्त करते हैं। इस बार हमने वेबिनार काफ़ी जल्दी पूरा कर लिया, तो लेकिन देख रहा हूँ कि दोस्तों कोई सवाल नहीं है, तो चलिए फिर यहीं समाप्त करते हैं। क्या और कुछ है?
बस लोग कह रहे हैं। दोस्तों, कृपया वेबिनार के बारे में अपनी टिप्पणियां ज़रूर लिखें। क्या आप इनकी कमी महसूस करते हैं या नहीं? क्या हमें इन्हें और अधिक बार आयोजित करना चाहिए? आप आगे के वेबिनार के लिए विषय भी लिख सकते हैं। अगर आप सच में ध्यान से देख रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपने सवाल पहले से तैयार कर सकते हैं। आइए इसे और जीवंत और इंटरेक्टिव बनाते हैं। हम इस पर समय लगाते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो लाइक करें। अगर आपको कुछ उपयोगी पता चलता है या जानना चाहते हैं तो लिखें, हमसे बातचीत करें। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें देख रहे हैं और हम ये सब यूं ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, व्यर्थ नहीं। हाँ, लेकिन सवालों से साफ है कि आप व्यर्थ में नहीं देख रहे और शायद आपको दिलचस्पी भी है। बस थोड़ी और सक्रियता चाहिए। हर वेबिनार से पहले चिंता होती है और सोचते हैं अब कैसे बीतेगा। हाँ, तो फिर धन्यवाद कि आप हमारे साथ थे। धन्यवाद कि आप हमारे प्रोजेक्ट पर लगातार नज़र रखते हैं और हमेशा हमारा समर्थन करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले गुरुवार को फिर से आपके सामने आएं। हमें उम्मीद है कि हमारा अगला कंटेंट और भी ज़्यादा दिलचस्प और अधिक सघन होगा। धन्यवाद। सोलर ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो सके। हाँ, वैसे निवेश साझेदारों देशों से जुड़े सभी सवाल आप हमारे वेबिनार में आकर पूछ सकते हैं। मैं वेबिनार मंगलवार को आयोजित करता हूँ। मैं सभी सवाल ज़रूर लिख लूँगा और अगले हफ्ते होने वाले वेबिनार में उनका जवाब दूँगा। तो एक बार फिर से सभी का धन्यवाद जो आए। सबको अलविदा। सबसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।